हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द डॉक्टर क्लिनिक। तो आज का जो केस है हमारा वो है हमारा टाइफाइड फीवर के बारे में। तो आज का और इसमें इसका जो ट्रीटमेंट है वो एडल्ट्स के बारे में और चिल्ड्रेन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर को। तो हमारे पास है मिस्टर समीर जो कि 32 ईयर ओल्ड है, हैज बीन एक्सपीरियंसिंग हाई ग्रेड फीवर और उसको हाई ग्रेड फीवर है, हेडेक है एंड फटीग फॉर द पास्ट वीक्स। हाई ग्रेड फीवर है, हेडेक है और फटीग है उसको एक हफ्ते से। ही हैज ऑल्सो बीन एक्सपीरियंसिंग एब्डोमिनल पेन और उसको पेट में दर्द भी है, स्पेशली इन द राइट अपर क्वाड्रेंट। और उसको जो राइट अपर क्वाड्रेंट है, हमारा जो पेट का हिस्सा है, उस जगह पर उसको पेन है। और ये बेसिकली हम लोग इसलिए पूछते हैं कि पेन कहाँ पर हो रहा है, तो और उससे पता चल जाता है कि हमारा जो अगर एरिया हम लोग को पता लग जाता है कि यहाँ पर एग्जैक्टली पेन हो रहा है, तो उससे पता लग जाता है कि उसको प्रॉब्लम क्या हो सकता है। तो राइट अपर क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट में पेन है पेशेंट का, तो मतलब राइट अपर क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, लीवर होता है और गॉल ब्लैडर होता है। तो वहाँ से यानी कि वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, उस वजह से उसको पेट में दर्द है। तो आप अगर कोई भी पेशेंट आए, तो अगर किसी को स्टमक में पेन हो रहा हो, तो आप जरूर पूछें कि कहाँ पर हो रहा है। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस वजह से पेन हो रहा है, या पर या फिर किस एरिया में, किस हिस्से में, किस ऑर्गन में, कि कोई ऑर्गन में अगर इन्फेक्शन है या फिर कोई डैमेज हो गया होगा, तो उस वजह से भी पेन होता है। तो आप जो है वहाँ पेशेंट से अपना ये जगह जरूर पूछें कि किस जगह पर पेन हो रहा है। एंड डायरिया विथ 3 to 4 लूज स्टूल्स पर डे। और हमारा पेशेंट को डायरिया है जो कि 3 से 4 बार लूज स्टूल के साथ वो वॉशरूम जाता है। द पेशेंट रिपोर्ट्स दैट द सिम्टम्स हैव ग्रेजुअली वर्सन। और उसका जो सिम्टम है वो ग्रेजुअली दिन ब दिन वर्स होते जा रहा है, वो ओवर द पास्ट फ्यू डेज। और कुछ दिन ब दिन उसका जो सिम्टम है वो और भी ज़्यादा खराब होते जा रहा है। एंड ही हैज लॉस्ट हिज एपेटाइट। और उसको भूख नहीं लग रहा है। ही डिनाइज आर रिसेंट ट्रेवल और सिक कॉन्टैक्ट्स बट डज मेंशंस दैट एट ए लोकल स्ट्रीट शॉप 3 days prior to the onset of symptom। और उसने हमारे पेशेंट जब हमने पेशेंट से पूछा कि आप कहीं पर ट्रैवल किए थे, आप कहीं पर गए थे, तो उसने वो इनकार किया कि कहीं नहीं गए थे। और वो बोल रहा है कि एक शॉप गए थे, स्ट्रीट, ये कोई दुकान पर गया था हमारा पेशेंट। उसके बाद से ये सब सिम्टम्स आ रहा है। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं हमारा जो, तो हम लोग चीफ कंप्लेंट में क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं हम लोग। तो मिस्टर समीर है जो कि 32 ईयर ओल्ड है और पेशेंट मेल है हमारा, और प्रेजेंटिंग कंप्लेन फीवर फटीग एंड एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया फॉर द पास्ट वीक। ये हम लोग चीफ कंप्लेंट में लिखेंगे। उसके बाद उससे हम लोग मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे पेशेंट से कि वो कोई मेडिसिन ले रहा है कि कोई और दूसरी बीमारी का। तो इसलिए हम लोग ये जानने के लिए उससे मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। तो मिस्टर समीर हैज़ नो सिग्निफिकेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। तो जो हमारा पेशेंट है वो कोई भी दवाई यूज नहीं करता है और ना इसको कोई प्रॉब्लम है। एंड ही इज़ नॉट, और पास्ट में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। एंड ही इज़ नॉट टेकिंग एनी मेडिकेशन। और हमारे पेशेंट कोई दवाई नहीं लेता है, दूसरी दवाई। उसके बाद हम लोग सबसे पहले वाइटल्स चेक कर लेते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग टेम्परेचर ऑफ 103.5, और जो कि एक हाई ग्रेड फीवर है हमारे पेशेंट को। हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 98.5 या तो फिर 6। और तो यहाँ पर हम हमारे पेशेंट का जो ये डिग्री है, ये टेम्परेचर है, वो 103.5 है। तो इससे पता चला कि हमारे पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर है। उसके बाद हम लोग हार्ट रेट देख लेते हैं। हार्ट रेट ऑफ 100 बीट्स पर मिनट। आपको तो देखने में लग रहा होगा कि ये तो टैकीकार्डिया है, लेकिन ये टैकीकार्डिया नहीं बल्कि रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी फीवर बढ़ता है, तो अगर 1 डिग्री मान लो किसी का फीवर बढ़ा, तो उसका जो बीट है वो 10 बीट बढ़ जाएगा। हर 1 डिग्री में 10 बीट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 103.5 है। तो हमारा जो नॉर्मल रेंज होता है वो 98.5 होता है। उसके बाद तो यहाँ लगभग हम लोगों का फीवर जो बढ़ा वो लगभग 5 डिग्री, जो हमारा जो टेम्परेचर बढ़ा लगभग 5 डिग्री बढ़ा। तो इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि 5
5 इंटू 10 इक्वल टू 50, यानी कि हमारे पेशेंट का जो ये हार्ट बीट बढ़ना चाहिए वो फीवर की वजह से एक्स्ट्रा 50 बीट्स बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 100 बीट्स है। जो नॉर्मल हमारा ये जो एवरेज हमारा होता है वो 72 हार्ट बीट होता है, और जो नॉर्मल होता है वो हमारा 60 से 100 होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पेशेंट को है वो 100 बीट्स है पर मिनट है। और अगर हम लोग 72 में अगर 70 मान के चलें, 70 इंटू 50 मतलब 120, यहाँ पर जो है वो हमारा पेशेंट का जो हार्ट बीट होना चाहिए वो 120 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 100 है। इसका मतलब है कि हमारे पेशेंट को रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया है, ना कि ट्रैकिकार्डिया। तो आप लोग फिजिकल एग्जामिनेशन जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारी डिजीज के बारे में पता चल जाता है हमारा वाइटल देख के ही। तो फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। फिर हम लोगों ने बीपी मेजर किया तो वो था हमारा 120/70, तो वो हमारा बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल है। उसके बाद रेस्पिरेटरी रेट देखा तो वो है हमारा 18 ब्रेथ्स पर मिनट, जो कि नॉर्मल है। उसके बाद ऑक्सीजन सेचुरेशन देखा तो 98% है, जो कि ये भी नॉर्मल है। तो हम लोग यहाँ से पता चला कि जब हम लोगों ने चेक किया ये RR रेट चेक किया और ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक किया, तो यहाँ से हम लोगों को पता चला कि इसको कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल जो रेस्पिरेटरी हमारा सिस्टम है वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। तो इससे हम लोग को ये पता चला। उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं देर आर नो अदर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग ऑन द फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर हम लोगों ने ऑस्कल्टेट किया, तो उसमें ऑस्कल्टेट करने पर हम लोगों कुछ नहीं मिला, क्योंकि हम लोग ऑस्कल्टेट इसलिए करते हैं कि हम लोग देखते हैं उसमें कि कहीं पेशेंट को निमोनिया वगैरह तो नहीं है, इसलिए हम लोग ऑस्कल्टेट करके देखे तो वहाँ पर भी बिल्कुल सब ठीक था, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं निकला। तो हमारा यहाँ सीधे सीधे जो केस बन रहा है वो हमारा बन रहा है टाइफाइड का, क्योंकि टाइफाइड में जो फर्स्ट स्टेज होता है, फर्स्ट वीक में जो होता है वो हमारा होता है हाई ग्रेड फीवर प्लस रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया और हेडेक से, ये सब सिम्टम्स टाइफाइड के होते हैं। और कुछ एडल्ट अगर पेशेंट में होता है तो उसमें काफ़ी कॉमन होता है कि उसको लूज मोशन से यानी कि डायरिया होता है, और जो चिल्ड्रन पेशेंट होता है उसको ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो या तो फिर टाइफाइड के केस में या तो फिर डायरिया हो सकता है या फिर कॉन्स्टिपेशन दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, चाहे एडल्ट हो या चिल्ड्रन हो। लेकिन जो कॉमन है वो एडल्ट के अंदर डायरिया रहता है टाइफाइड के अंदर, और जो चिल्ड्रन है वो उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन रहता है टाइफाइड के अंदर। तो यहाँ से हमारा केस जो बन रहा है वो टाइफाइड का बन रहा है। तो फिर हम लोग देख लेते हैं आगे कि इसमें डायग्नोसिस क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीबीसी ऑर्डर करेंगे, क्योंकि सीबीसी हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि उसको आरबीसी काउंट देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि उसको अनीमिया है या नहीं है। अनीमिया इसलिए देखेंगे कि हमारे पेशेंट को जो था फटीग भी था, तो फटीग अनीमिया के कारण भी होता है। तो उसके बाद फिर हम लोग डब्ल्यूबीसी काउंट भी कर लेंगे, उससे ये पता चलेगा कि हमारे पेशेंट को कोई इन्फेक्शियस डिजीज है या नहीं है। उसे अगर इन्फेक्शियस डिजीज होगा तो हमारा जो डब्ल्यूबीसी काउंट है वो या तो कम हो सकता है या तो फिर ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए हम लोग सीबीसी ज़रूर करवाएंगे पेशेंट को। उसके बाद फिर हम लोग दूसरे नंबर पर जो है वो हमारा है ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर जो होता है वो हमारा स्पेसिफिक टेस्ट होता है। इससे हमारा पता लग जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया है प्रेजेंट। ये हमारा कल्चर जब करवाएंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है। और इसके अलावा और भी एक टेस्ट होता है जो कि जिसका नाम है विडाल। और विडाल जो कि काफ़ी कॉमन टेस्ट है, ये लगभग हर डॉक्टर टाइफाइड के केस में इसको ऑर्डर करता है विडाल को। और अगर मान लो कि कोई एंटीबायोटिक अगर अपने से खुद से ही लेके खा लिया तो इसमें हम लोग का जो कल्चर है वो नेगेटिव भी आ सकता है। इसलिए हम लोग अगर 90 मतलब लगभग 95% अगर एक्यूरेसी चाहते हैं तो इसमें हम लोग कर सकते हैं बोन मेरो कल्चर इस करवाएंगे, ताकि उससे कंफर्म हो जाएगा कि केस हमारा क्या है और उसमें कौन सा बैक्टीरिया है।
इसमें जो रिजल्ट हम लोग को मिलेगा वो लगभग 95% एक्यूरेसी के साथ मिलेगा। और हमारा जो ब्लड कल्चर है वो उसमें अगर कोई पेशेंट अगर एंटीबायोटिक ले रहा है खुद से ही, उसके बाद हमारे पास आया और उसके बाद हम लोग अगर ब्लड कल्चर करवाएंगे तो हो सकता है उसमें टेस्ट नेगेटिव भी आ जाए, इसलिए हम लोग इसके जगह में ब्लड बोन मैरो कल्चर भी करवा सकते हैं। और इसका जो और सबसे ये जो विटाल उसके बाद जो विटाल टेस्ट है ये हमारा दूसरे नंबर पर आता है। जो पहला जो टेस्ट है हमारा है वो तो हमारा है कल्चर ही, लेकिन जो दूसरे नंबर पर विडाल है, ये जो दूसरे नंबर पर आता है वो हमारा है विडाल। तो विडाल से ही पता लग जाएगा कि इसको टाइफाइड है या नहीं है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे एलएफटी, क्योंकि हमारे पेशेंट को राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन था, तो वहाँ से एलएफटी जब करवाएंगे तो हम लोग पता चल जाएगा कि उसमें कि क्या प्रॉब्लम है, वो एलएफटी से पता चल जाएगा। तो ये सब कुछ टेस्ट हम लोग सिम्टम के आधार पर करवा सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो टेस्ट करवाए हैं उसको देख लेते हैं। तो लेबोरेटरी टेस्ट में जो हम लोगों को मिला वो ल्यूकोपीनिया मिला, जो कि हमारा डब्ल्यूबीसी कम है। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि हमारे पेशेंट को ये इन्फेक्शन है। और उसके बाद ब्लड जो कल्चर हम लोग करवाए थे वो था हमारा पॉजिटिव, और उसमें जो बैक्टीरिया निकला था हमारा वो था साल्मोनेला। तो यहाँ से केस कंफर्म हो चुका है कि हमारे पेशेंट को टाइफाइड फीवर है। और सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर टाइफाइड फीवर वाज वेयर ऑल्सो पॉजिटिव, और जो हमने विडाल टेस्ट करवाया था वो टेस्ट भी पॉजिटिव निकला है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब अपने ट्रीटमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो फिर देख लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग का जो फर्स्ट लाइन ड्रग होता है जो टाइफाइड में, वो होता है हमारा सेफ्ट्रैक्सोन। तो सेफ्ट्रैक्सोन को देना कैसे है, उसको देना है 1 ग्राम आईवी देना है, इंट्रावेनसली देना है, और इसको देना है सुबह शाम, यानी कि बीडी देना है इसको। और इसको देना है 10 to 14 डेज के लिए, 10 से 14 दिनों के लिए इसको हम लोग यूज करेंगे। और उसके बाद अगर कोई पेशेंट इंजेक्शन नहीं लेना चाहता है तो इसके बाद सेकेंड लाइन ड्रग में हम लोग यूज कर सकते हैं अजिथ्रोमाइसिन को, जो कि 500 mg का दिन में 2 बार देंगे हम लोग 7 दिनों के लिए। तो इससे हमारा पेशेंट जो ये इन्फेक्शन है इससे हमारा इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग जो फीवर के लिए जो देंगे वो देंगे टैबलेट मेफिनामिक एसिड 250 mg TDS, दिन में 3 बार देंगे। और इसकी जगह में आप पेनाडोल भी दे सकते हैं, पेनाडोल को भी यूज कर सकते हैं, या तो फिर आप डोलो को भी यूज कर सकते हैं, जो कि 625 mg में आता है। आप इसको भी बीडी यूज कर सकते हैं, BDSOS यूज कर सकते हैं। अगर बुखार चला जाए तो फिर इसको बंद कर देना होगा। और जो हमारा एंटीबायोटिक है वो चलेगा जितना दिन के लिए मैंने बोला है कि एजिथ्रोमाइसिन अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप इसको 7 दिन के लिए बीडी यूज करेंगे, और अगर आप सेफ्ट्रैक्सोन यूज कर रहे हैं तो आप इसको 10 से 14 दिनों के लिए आप इसको बीडी यूज करेंगे। और इसके बाद हम लोग देंगे लाइजोविट सिरप, जो कि 2 TSP 2 टेबल स्पून दिन में 2 बार देना है इसको। ये हम लोग लाइजोविट जो होता है वो विटामिन का सिरप होता है। तो हमारा पेशेंट को एपेटाइट भी था, भूख, ये खाना भी नहीं खा रहा था, तो इससे तो बेसिकली अगर कोई व्यक्ति अगर खाना नहीं खाएगा तो उसको उसका जो विटामिन है, विटामिन का लेवल में आपको कमी देखने को मिल सकता है और इससे फटीग भी होता है विटामिन की कमी के कारण। तो इसलिए हम लोग जो सिरप है वो लाइजोविट सिरप हम लोगों ने ऑर्डर किया, जिसको देना है हम लोग को 2 TSP 2 टेबल स्पून दिन में 2 बार। अगर विटामिन की कमी होगा तो इससे पूरा हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग देंगे, अगर पेशेंट को हमारा नोजिया है, जी में चिल्ला रहा है उसका, या तो फिर वोमिटिंग है या तो उल्टी हो रही है पेशेंट को, तो फिर हम लोग इसमें देंगे डोमपेरिडोम को, जो कि 10 mg का दिन में 3 बार दे सकते हैं। उसके बाद SOS देना है, तो अगर वोमिटिंग ठीक हो गया तो फिर इसको बंद कर देंगे। तो ये था हमारा एडल्ट का ट्रीटमेंट। और अब हम लोग आगे चल के देखते हैं कि चिल्ड्रन में ट्रीटमेंट क्या होगा। तो फॉर चाइल्ड, तो इसमें हम लोग सिरप यूज करेंगे अजिथ्रोमाइसिन का, जो कि 200 mg का दिन में 2 बार देना है। 7 दिनों के लिए। उसके बाद हम लोग टैबलेट सिरप जो कि बुखार के लिए देंगे वो पेनाडोल 1 टेबल स्पून दिन में 3 बार देंगे चिल्ड्रन में। और इसके बाद हम लोग देंगे इसमें भी विटामिन का सिरप देंगे, लाइजोविट सिरप 2 टेबल स्पून दिन में 2 बार देना है। और बुखार का सिरप तब तक यूज करेंगे जब तक बुखार ठीक ना हो जाए। अगर बुखार ठीक हो जाएगा
और दर्द है उसका चला जाएगा तो फिर हम लोग इसको बंद भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो अज़िथ्रोमाइसिन है इसको आप 7 दिनों के लिए यूज़ करना ही होगा। अगर आप यूज़ नहीं करेंगे, बेसिकली इसमें बुखार तो ठीक हो ये जो हमारा इन्फेक्शन है आपको लगेगा कि 2 से 3 दिनों में ये चला जाएगा, लेकिन आपको लगेगा कि अगर कोई पेशेंट ऐसा होता है कि उसको लगता है कि ये ठीक हो गया, उसका सिम्पटम ठीक हो गया, तो वो फिर दवाई बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जिसका जितना कोर्स है आपको फुल एंटीबायोटिक का फुल कोर्स कराना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो वो प्रॉब्लम जो है टाइफाइड आपको फिर से दोबारा हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया अगर पूरी तरह से नहीं मरेगा तो वो फिर से ग्रो होकर फिर से वही इन्फेक्शन करा सकता है, या फिर उसकी जगह में दूसरा भी करा सकता है, जैसे कि रोमेटिक हार्ट डिजीज, या फिर एक दूसरा भी होता है जो कि ग्लोमेरुलर, ऐसा क्या ग्लोमेरुलर नाम का एक डिजीज होता है, जिस ये भी हो सकता है आपको। लेकिन और ये तब होगा जब बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो गया है, आपने ठीक से ये दवाई यूज नहीं किया, दवाई अधूरा छोड़ दिया। इससे क्या होगा कि बैक्टीरिया रेजिस्टेंस कर जाएगा तो फिर ये दूसरा बीमारी भी इससे हो जाएगा। इसलिए आप जो कोर्स है एंटीबायोटिक का वो आप पूरा कराएं, तो फिर आपका पेशेंट पूरी तरह से ठीक होगा। अगर आप पूरा नहीं कराएंगे तो फिर या तो टाइफाइड फिर से हो जाएगा, या फिर इसकी जगह में रोमेटिक हार्ट डिजीज, या फिर और एक जो दूसरा था वो अभी नाम याद नहीं आ रहा है, वो भी हो सकता है। तो आज का जो केस था हमारा वो था टाइफाइड के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले केस में। आज के लिए थैंक यू सभी का। थैंक यू सो मच एवरीवन। खुदा हाफिज़।